वेलकम फ्रेंड्स, चयनगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आशा करता हूं आप कुशल होंगे और इस कोविड काल में आप ऑनलाइन क्लासेज का आनंद ले रहे होंगे। खासकर चयनगढ़ के आईएएस के द्वारा जो आपको प्रदान किया जा रहा है उसका आप उस सुविधा का आप लाभ उठा रहे होंगे। दोस्तों, अभी कोविड का समय है, इसलिए मैं बार बार आपसे एक आग्रह करता हूँ कि घर पे रहिए और घर पर सुरक्षित आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सुरक्षित अध्ययन कीजिए। दोस्तों, कोविड अप्रोप्रिएट जो भी बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। सरकारी जो भी गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना है। जब बहुत ज़रूरी तभी बाहर निकलिए। ऐसा नहीं कि मैं सरकार के प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूँ। मैं आपका हित हित चाहता हूँ, इसलिए मैं आप मुझे आपकी फ़िक्र भी है, इसलिए एज ए स्टूडेंट, एज ए दोस्त, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पे रह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अनुसार आप का आनंद लेते हुए पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी सेशन कर रहे हैं और अभी हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीन जो क्लासेज हैं उसका हमने लगभग सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। सभी जो क्लास 6 का जो है वो समग्र अवलोकन मैंने एक वीडियो बना के आपको दिया था। उसमें सारे चैप्टर्स जो 10वां अध्याय हमने पढ़ा था उसका सार उसमें बनाया गया है। क्लास 7 और क्लास 8 का वो बाकी रह गया, वो मैं कभी ना कभी कवर कर दूंगा। समय के अनुसार ही, समय जैसे समय मिलता है मैं उसको कवर कर दूंगा। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग नए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनगढ़ आईएएस यूट्यूब पर जाकर चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए और चैनगढ़ आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगे हाथ का आपको क्या करना है कि बेल आइकन दबा देना है। बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन जो है हमेशा आपको चैनगढ़ की तरफ से जो भी यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली जाएगी चैनगढ़ की इस प्लेटफॉर्म पर आप तक पहले पहुँचेगी। आप पर्सनलाइज कर लीजिए ताकि हम छोटी मोटी सूचना भी आपको दें, तो सूचना से आप क्या हो, आप रूबरू हो सकेंगे। तो ये आप काम जरूर कीजिएगा। फिर अपने दोस्तों के साथ और अभिन्न मित्रों के साथ, वैसे जिज्ञासु स्टूडेंट के साथ जिनको एनसीईआरटी पढ़ना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं और खासकर वो खोज रहे हैं ऐसे सोर्स जिसके माध्यम से उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाए, तो उनको चयन टीम का एड्रेस जरूर दीजिए, उनको लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे इस क्लास का आनंद ले सके। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास जो है 9th क्लास अब हम एनसीईआरटी पर कर रहे हैं और इसमें दो बुक्स है, एक है समकालीन भारत और दूसरा जो है यहाँ पर भारत और समकालीन विश्व वन। तो हम यहाँ पर भारत और समकालीन विश्व वन की चर्चा कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 हमने बना दिया, मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो हम शीर्षक पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 1 आपको ऑलरेडी मैंने बना दिया है। जो बच्चे आज नए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को आप अटेंड कीजिए, इसके बाद आप चयनगढ़ के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ एनसीईआरटी का एक सेक्शन, उसमें जाके आप पार्ट 1 जो है देख सकेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने पढ़ा है और पार्ट 1 में मैंने उसको बता दिया था। फिर भी आपको ओवरव्यू में छोटी मोटी ओवरव्यू कर दूँ कि मैं फ्रांस की क्रांति के कारणों की यहाँ पर चर्चा की गई थी कि क्या ऐसी क्या इतना अत्यधिक क्या कई कारण जो है मिलकर इस क्रांति को एक नया रूप देते हैं। तो क्या कारण जो है अकस्मात पैदा होता है या इसका जो है आप देखेंगे इसका हिस्ट्री क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्रांति अचानक नहीं हुई है। इस क्रांति को होने में लगभग 100 सालों का समग्र जो है शोषण का ये परिणाम था। कहने का अर्थ है कि राजवंश में यहाँ जानेंगे, बुर्बो राजवंश की बात करेंगे तो बुर्बो राजवंश का जो शासक थे लुई 14वां का जो उत्तराधिकारी हुआ लुई 15वां, उसका जो मतलब लुई 14 का जो जिसको पोता बोले ग्रांड ये सन बोलेंगे लुई 16वां, उसके काल में क्रांति हुई है 1789 में। उससे पहले क्या शासन का तरीका था, क्या ऐसी शासन प्रणाली थी जिसके तहत आम जनता को जन सामान्य को क्रांति के लिए तैयार करना पड़ा खुद को। तो इन सभी कारणों की चर्चा हमने इस चैप्टर में कवर की है। आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार जो फ्रांस का समाज है वो 3 वर्ग में विभाजित था, जिसको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट बोलते थे। मतलब प्रथम स्टेट के लोग कैसे थे, तो उसमें आप मानेंगे कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग का शासन था, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग थे और तीसरे स्टेट में जन सामान्य लोग थे और मध्यम वर्गीय लोग थे। खासकर मध्यम वर्ग की चर्चा तो बाद में की जाएगी। फिर भी वैसे लोग थे जो जिनकी आबादी लगभग 60% थी और इनके ऊपर सारे करों का बोझ था। चूंकि राजतंत्र को चलाने के लिए, राजतंत्र में प्रशासन को चलाने के लिए सैनिकों के वेतन भत्ते और राज्य का जितना जो सुचारू कार्य है उसको करने के लिए जो कर है वो करों का बोझ इन तृतीय स्टेट वाले लोगों को भुगतना पड़ता था। और यही कारण था कि ये विरोध कर रहे थे, विशेष अधिकारों का विरोध कर रहे थे कि कोई भी जो विशेष अधिकार है जन्मजा नहीं होना चाहिए। इनके लिए ये विरोध करना शुरू कर दिए। तब कहानी तब शुरू होती है जबकि एक बार जब एक आप ये भी जानते हैं कि 13 उपनिवेश जो है फ्रांस जो है वहाँ अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति के समय 13 उपनिवेशों को फ्रांस द्वारा सहायता प्रदान किया जाता था। उस वक्त भी इनको 10 लिबरे, उस वक्त लिबरे वहाँ की स्थानीय मुद्रा है, फ्रांस की मुद्रा है, जिसको बाद में खत्म किया जाएगा, उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं, यहाँ पर कर भी चुके हैं। तो उस वहाँ पर देखिए 10 लिबरे का उनको ऑलरेडी उनके पास यहाँ पर कर्ज लदा हुआ था और बाद में और भी युद्ध में और अन्य भी राजकीय जो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ राजा जो है रानी एंतावेत है,
उनके बारे में आप पढ़िएगा कि कितना ज़्यादा शाही खजाना का दुरुपयोग होता है वहाँ पर वर्साय के महल में, किस प्रकार ये ठाट बाट से रहते हैं और आम जनता जो है रोटी के लिए, ब्रेड के लिए तरस रही होती है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रांस में और भी ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ते चला आता है। और इसका उपाय क्या होता है कि शासक जो है अपने प्रशासन के माध्यम से क्या करता है कि जन सामान्य पर ही करों का बोझ और बढ़ा देता है। मतलब तृतीय स्टेट जो कि पूरे करों का दामोदार इनके ऊपर होता है, उन पर और भी करों का बोझ बढ़ा दिया जाता है, जिससे इनमें क्या होता है बार बार सूखा भी पड़ता है, बार बार बाढ़ भी आते हैं, कभी कभी प्राकृतिक कारणों से उत्पादन भी बिल्कुल न के बराबर होता है, अन्य जीविका के साधन भी नहीं के बराबर होते हैं, फिर भी इनमें करों का बोझ बढ़ा देना समाज के लोगों को यहाँ देखिए कितना दिक्कत का सामना करना है। अंत में तो ऐसा होता है कि छोटे भगवान हमें रोटी दो की नारा लगाते हुए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, चूंकि इनके पास जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी उन तक भी इनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो इसका हमने इसी अध्याय में इसी चैप्टर में हमने इसकी शुरुआत की थी। पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। अब यहीं से शुरुआत है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, बास्तील के किले का ध्वंस का ये दिखाया जाएगा। प्रतीकात्मक के चित्र इसलिए भी दिखाया गया है कि बास्तील ध्वंस के बाद ही क्रांति की शुरुआत मानी जाई है। यहाँ पर फ्रांसीसी समाज के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि 1754 में बुर्बा राजवंश का लुई 16 फ्रांस के राजगृह पासीन हुआ था। उस समय केवल इसकी उम्र 20 साल थी और यह निरंकुश शासक था। निरंकुश का अर्थ है कि यह स्वेच्छाचारी है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंटाइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि वर्साय का जो विशाल महल है उसके राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ इनमें ही है। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। तो देखिएगा कि अमेरिका की आज़ादी में फ्रांस बहुत सहायता करता है। यहाँ देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस को कट्टर शत्रु होते हैं। उपनिवेशों में भी जहाँ भी कहीं लड़ाई होती है तो उपनिवेशों में भी उनकी प्रतिद्वंदता देखी जा सकती है। भारतीय कंपनी में भी देखेंगे, फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी में जब भी विदेशी मुद्दे पर कोई भी यहाँ पर युद्ध शुरू होता है या कोई भी जरूरत शुरू होती है तो उसका असर भारत में भी आप देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया। मतलब कहने का अर्थ है पहले से भी कर्जदार थे ये। पहले 2 अरब लिवरे का बोझ था और युद्ध के बाद 10 अरब मतलब टोटल 12 अरब लिवरे का बोझ चला। तथा सरकार से करदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगता है। अब देखिए सरकार को जो भी व्यापारी वर्ग है वो जब वो कर देते हैं, कुलीन वर्ग जब वो कर देंगे तो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो इनको ब्याज भी देना है। यहाँ पर फ्रांसीसी जो यहाँ पर राजतंत्र है उसको ब्याज भी चुकाना है। शानो शौकत के साथ फिजूल खर्ची के साथ जीना भी है, एक लेविश लाइफ भी इनको जीना है और बजट जो है कर्ज भी इनको चुकाना है। और इतना ही नहीं, आपको सेना के रखरखाव में जो डेली के खर्चे हैं उसको, राजदरबार के खर्चे होंगे, सरकारी कार्यालय है उनमें जो खर्च होंगे, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो खर्च होंगे, उन सब के लिए क्या करेंगे, करों में वृद्धि कर लेंगे। करों में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, कर में वृद्धि करने का असर ये होता है कि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे उस वक्त। यही एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ स्टेट की हमने चर्चा की थी कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग है जो यहाँ प्रिस्ट है, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग है। ये दोनों जो है राजतंत्र के सहभागी है, मतलब राजतंत्र का समर्थक है और इन दिनों को कोई भी कर्ज नहीं देना पड़ रहा है। तृतीय स्टेट में जो लोग हैं, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकरी, इन्हीं पर पूरी तरह से दामोदार इनके ऊपर है। कर्ज का बोझ इन पर इतना ज़्यादा है कि ये जो फ्रांस को चलाने का कार्य, राजतंत्र को चलाने का कार्य इनके टैक्सेशन से हो पा रहा है। तो यही आप देखेंगे। फिर अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे उसका ढांचा कैसा है। तो आबादी का ढांचा देखिए, तो पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 7% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 90% जो भूमि किसान है उसमें 60% जो भूमि है उस पर तो इन लोगों का अधिकार है जो कि कर देते ही नहीं है। बाकी 40% भूमि वो भी उर्वर नहीं है, उन पर थर्ड स्टेट के लोग हैं, उसमें कुछ कुलीनों का अधिकार है। तो बच्चे गरीब लोग कहाँ से टैक्स दे पाएंगे। प्रथम 2 स्टेट जो है यहाँ पर कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त है। जनगणना का अर्थ जन्मजात है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट उनको प्राप्त थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि करने के लिए बाध्य थे। मतलब कुल मिला के देखिए कि तृतीय स्टेट के जो भी लेग है, तृतीय स्टेट्स के, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है सरकार को चलाने में, लेकिन उन पर करों का बोझ भी अतिरिक्त है और वो जो है सेवा भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनका शोषण भी हो रहा है। फिर हम आगे बात करें किस प्रकार जो है यहाँ चर्च भी किसानों से कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेता था, इसको टाइड बोलते थे। टाइड एक धार्मिक कर्म है। उसके अलावा
उसके अलावा आप देखिए तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो है प्रत्यक्ष कर यहाँ अनेक अप्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब जो है वो भी इनको चुकाना पड़ता था। तो अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय जो कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। और इस जनता में आप याद रखिएगा कि थर्ड स्टेट्स की बात हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो समाज, यहाँ का समाज जो है फ्रांसीसी समाज को हमने दिखाया कि तीन स्टेट्स में जो समाज बटे हुए हैं उसमें तृतीय स्टेट जो है उसको उस पर सारे खर्च जो है, प्रशासन का खर्च हो, राजकीय खर्च हो, या आप देखिए कि कर हो, धार्मिक कर हो, प्रत्यक्ष कर हो, प्रत्यक्ष कर हो, सभी का बोझ इनके ऊपर ही है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी विडंबना थी। यही कारण है कि इन लोगों ने बहुत ही विरोध किया। इस फिगर भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक व्यापारी को देखिए यहाँ पर मकड़ी के रूप में दिखाया गया है, और ये जो है कर चुकाने का जो कर्जदार है वो कर चुकाना है, तो इसको मक्खी के रूप में दिखाया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि मकड़ी जो है, मकड़ी किसानों को अपने कर्ज के जाल में यहाँ पर फंसा लेता है। यही इसकी ये फिगर यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। फिर हम बोलेंगे कि जनसंख्या जो बोलेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन का क्या है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन देखिए कि जो जनसंख्यिकीय है इसकी बात की जाए तो यहाँ 1715 में 2.3 करोड़ जनसंख्या रहती है, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है फ्रांस की, उसके तुलना में आप देखेंगे, उसके तुलना में उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि राज्य जो है, सरकार जो है, और यहाँ पर खासकर राजशाही जो है वो कृषि के विकास के लिए कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो अनाज सबको चाहिए, अनाज चाहिए, उपभोग के लिए और सामग्री चाहिए, तो वो सब चाहिए, लेकिन यहाँ पर उत्पादन में कोई विकास नहीं किया गया, कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। तो ये भी कारण है कि अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो है उस पावरटी की बात में वहाँ तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन कम है और कृषि भूमि उतना ही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, उत्पादन में नहीं हो रहे हैं। तो ये जो सामग्री है उसका रेट अपने आप बढ़ने जाएगा। बढ़ेगा तो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा किनको चुकाना पड़ेगी? उन गरीब लोगों को चुकाना पड़ेगा। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मैंने इसका एग्जांपल भी मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था, आप वहां पर देख लेना। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा होता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। मतलब ये फ्रांस में नई बात नहीं देखने को मिल रही है। फ्रांस के राजतंत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ पर बारंबार यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो प्राकृतिक प्रकोप भी यहाँ पर जुल्म ढा रहे लोगों पर, और यहाँ का राजतंत्र जो है वो कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इसका मतलब कि वो उन बातों से अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब जानते सब है लेकिन कोई यहाँ पर वो उपाय नहीं कर पा रहे हैं। इसकी हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पर देखें कि जिस प्रकार जैसे जैसे उभरते मध्य वर्ग जब वहाँ पैदा होगा तो विशेषज्ञों के अंत की बात करेंगे, कल्पना करेंगे। पहले तो ये कहेंगे कि आखिर विशेषाधिकार क्या होते हैं, प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि आखिर सभी जो है ईश्वर की संतान है, तो विशेषाधिकार क्या होता है, जन्म से विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए, कर्म से क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए शिक्षित वर्ग जो है धीरे धीरे यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर आप भी जानते हैं कि दार्शनिक वर्ग का जो उदय होता है, तो अपने किताब के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने उग्र भाषणों के माध्यम से राजतंत्र की प्रक्रिया पर यहाँ पर विशेषाधिकारों पर चोट पहुंचाता है, और आम नागरिक को, आम जनता को एक नई ऊर्जा, नई संचार जो है उनके मस्तिष्क में क्रांति के रूप में अलग जगाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये अपने लेखनी के माध्यम से, उग्र भाषण के माध्यम से विशेषताओं का अंत चाहते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि ईश्वर के नज़र में सभी समान है, तो विशेषाधिकार क्यों और किस लिए, किन के लिए। इस प्रकार की जो लेखनी है, इस प्रकार के जो आप पंपलेट जो छपवाएंगे, इस प्रकार के दार्शनिक विचारों का प्रभाव आम जनता तक पहुँचेगा, और आम जनता जो तक शिक्षित नहीं है उनके प्रभाव से जो नहीं शिक्षित है उनको वहाँ पर भाषण को पढ़ कर सुनाया जाता है। वहाँ पर देखेंगे इस प्रकार क्रांति का एक माहौल तैयार होता है, और लोगों के बीच में, लोगों के मन मस्तिष्क में ये भावना भरी जाती है कि हम सभी विशेषाधिकार जो है प्राप्त वर्ग का अंत चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मार देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि विशेषाधिकारों का अंत हो और उनके साथ में समानता का भाव यहाँ पर व्याप्त हो, समानता का भाव उनके साथ, समानता का व्यवहार किया जाए। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे पेशेवर समाज है, जो मध्यम वर्ग की हम बात करेंगे, इनका जब उदय होता है तो व्यापारी वर्ग है, बहुत सारे देशों में इनका घूमना फिरना होता है, व्यापार के सिलसिले में इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ से ये ज्ञान अर्जित करते हैं, वहाँ की जीवन शैली को देखते हैं, उसको समझते हैं, और उसको अपने लेखनी के माध्यम में प्रकट करते हैं कि वहाँ मैं गया तो इस प्रकार की वहाँ संरचना थी, वहाँ के सरकार, वहाँ के लोग के विकास में सहायक थे, लोगों के विकास के लिए काम कर रही थी, वहाँ का राजा इस प्रकार था। तो इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से मध्यम वर्ग एक माहौल क्रिएट करता है। इस माहौल के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ के लोगों में ये विचार हो पाता, विचार जो है ये घर कर जाता है कि हमें विशेषाधिकार प्राप्त समाज में नहीं रहना है। विशेषाधिकार को चोट करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, और इन्होंने क्रांति की शुरुआत, धीरे धीरे क्रांति जो है इन सभी के दिलों में, क्रांति की जो शुरुआत, चिंगारी जो उत्पन्न होती है, वो धीरे धीरे एक विशाल
चिंगारी के रूप में आप देखेंगे 1789 में एक क्रांति के रूप में उभर के आती है, तब राजा को फांसी दी जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली का गठन होता है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि यहाँ अभी भी अस्थायित्व नहीं प्रदान की जाती है, अभी भी विशेषाधिकार जो है सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मध्यम वर्ग भी नहीं चाहता है कि विशेषाधिकार जो है निम्न वर्ग तक पहुंच पाए। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे जब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, अभी आप इतना ही समझे। और यहाँ पर एक मैंने बताया था कि यहाँ बहुत सारे गोष्ठियों के माध्यम, गोष्ठी मतलब यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं ये कहीं कहीं गोष्ठी करेंगे, सम्मेलन करेंगे, यहाँ बहस हुआ करेगी, पुस्तकों अखबार के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होगा। पुस्तकों अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ाया जाता था कि अनपढ़ भी समझ सके, इसकी बात हमने कर ली है। और फिर यहाँ पर देखा विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा लोगों में, चूंकि इन पर इनके बातों का प्रभाव होता है, चूंकि तार्किक बात करते हैं। फिर यहाँ अनुभवों का वृत्तांत मैंने यहाँ पढ़ के बताया था आपको। अब हम बात करेंगे क्रांति की शुरुआत की, मैंने बात की थी कि किस प्रकार यहाँ फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेटस जनरल जो है प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाती थी और प्रस्तावों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन हुआ यह था कि एक राजनीतिक संस्था होते हुए भी यहाँ पर देखिए सबसे अंतिम बैठक इसकी 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, मतलब 1789 में दोबारा बैठक बुलाई जा रही है। इसके बीच कोई बैठक नहीं बुलाएगी। जब फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए एक वर्साई के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट के इन बैठकों में 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने कतार में बिठाए गए। जबकि यहाँ भी देखिए दुर्व्यवहार कि तीसरे स्टेट्स के जो भी 600 प्रतिनिधि हैं उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इनके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, क्योंकि इनको अधिकार प्राप्त नहीं है। इनको ऐसा मान के चला जा रहा है कि इनमें अभी समझ नहीं है। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों या मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। विवाद क्या होता है कि जब कर लगाने की बात होती है तो एक एक वोट देने का अधिकार था। तो यहाँ पर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और उन्होंने कहा कि इन्होंने विरोध किया कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। तो जब पूरी सभा में मतदान कराया जाना चाहिए था तो यहाँ थर्ड स्टेट ने बात तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रख दी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, न कि एक व्यक्ति द्वारा। तो इसका विरोध होता है। इसके बाद ये वॉकआउट कर जाते हैं तीसरे स्टेट के जो यहाँ पर प्रतिनिधि है। और यहाँ फिर देखेंगे संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। यहीं से शुरुआत होती है कि इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और बोला कि तब तक अस्थायी रहेगा जब तक एक नया संविधान नहीं तैयार किया जाता जिसमें सम्राट की शक्तियों को अंकुश लगाया जाए। ठीक है, ये यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक और बात करेंगे। इनका नेतृत्व कौन करा था? मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत है। मतलब पढ़े लिखे थे और ये मान के चलते थे कि कभी भी सामंती विशेषाधिकार वाला समाज प्रगति नहीं कर सकता, तो उसका अंत ये चाहते थे। उसने एक पत्रिका निकाली, वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था। उसने तीसरे क्या है शीर्षक से अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक का पैम्पलेट लिखी और लोगों को समझाया कि ये विशेषाधिकार क्या होता है, इनके बारे में इनकी खूबी क्या है और इनको खत्म करना क्यों जरूरी है, इसकी बात यहाँ की जाएगी। फिर धीरे देखिएगा कि नेशनल संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए काम यहाँ पर दार्शनिकों को दिया गया और तैयार करने लगे। पूरा फ्रांस जो है आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। जमाखोरी उस वक्त भी व्याप्त थी क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे तो लोग जमाखोरी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इसके बाद देखेंगे धीरे धीरे जैसे यही उग्र भीड़ जो है, जब जैसे जैसे इनको कमी होगी तो उग्र कोई गुस्सा औरतों ने भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बड़कों से नेस्तामुद कर दिया और बास्तील पर जो धावा उड़ा था उसको आज भी प्रतीक के रूप में, यहाँ आप देखेंगे प्रतीक के रूप में आज भी यहाँ मनाया जाता है। वहाँ क्रांति के प्रतीक के रूप में इसकी याद भी यहाँ पर देखिए कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे हैं, उसका एक फिगर मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ देखिए अफवाहों की भूमिका बहुत है। आप देखेंगे जितनी भी क्रांति है उसमें अफवाह जो है एक बूस्टअप का काम यहाँ किया जा रहा है। अफवाह के द्वारा अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह कर निकल पड़े थे। तो किसानों को मन में ये भय व्याप्त हो गया कि एक तो हमें रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हमें कर भी देना, दूसरी तरफ ये जो है जो भी यहाँ जागीर के मालिक है वो लठैतों के माध्यम से तैयार फसलों को नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ बहुत सारे भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। यहाँ जो ग्रामीण किला है वहाँ पर जो स्थानीय जो भी यहाँ जागीरदार होते थे उनके अपने किले होते थे, उस पर उन्होंने आक्रमण कर लिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला कर रख दिया। मतलब लगान संबंधी दस्तावेज इसलिए जलाएंगे कि यहाँ पर इन पर जो कर्ज है उसका पूरा लिखित ब्यौरा उसी में उपलब्ध होता है, तो उसको जला के प्रतीकात्मक से जलाते हैं कि इससे हमारे कर्ज का हिसाब जो है खत्म हो जाएगा। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भागे। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली
अपनी प्रजा विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस सोलोवे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1779 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने यहाँ पर देखिएगा अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, जिसको जाइल के नाम से जाता था, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे जो है कि संपत्ति सरकार में हाथ में आ गई था। बताइए कि 12 अरब लिबरे कर्ज थी, 20 अरब लिबरे इससे प्राप्त हो जाती है। तो संसाधन तो देश में ही व्याप्त थे, लेकिन वहाँ पर शासक जो है वो प्रथम स्टेट और सेकेंड वर्ल्ड को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उससे वो ले नहीं पा रहा था। यहाँ 20 अरब लिबरे से क्या हुआ, वो कर्ज भी चुका पाएंगे और यहाँ नेशनल असेंबली जो है के कारण ये काम यहाँ पर हो रहा है। फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन गया। आप संवैधानिक राजतंत्र से जानिए कि राजतंत्र अभी भी कायम है, लेकिन इस पर संविधान द्वारा कुछ अंकुश लगाया गया है। चेक एंड बैलेंस की सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शुरुआत की जाती है। यहाँ देखिए मैंने फिगर आपको बताया भी था कि विधायिका में नेशनल असेंबली 745 से सबसे पहले वोट देने वाली सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक की बात की जाएगी। तो सक्रिय नागरिक वो है जिनको मताधिकार का अधिकार है। ये 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख जो है सक्रिय है। बाकी जो लोग हैं वो निष्क्रिय नागरिक है, जिनको उसके लिए योग्य नहीं माना गया है, एलिजिबल नहीं माना गया है। इन्होंने चुन के 50,000 40 लाख लोग मिलकर 50,000 पुरुषों के द्वारा निर्वाचक मंडल का चुनाव करेंगे और ये जो है वोट देकर 745 सदस्य को चुनेंगे। ये जो सम्राट जो है कार्यपालिका का हेड होगा और इन पर नियंत्रण रखेगा और यहाँ पर जो भी पास होगी इसको निषेध करने का अधिकार, इसको वीटो का अधिकार इसको होगा। और ये मंत्री के माध्यम से, ये जो है नेशनल असेंबली जो है मंत्री के माध्यम से नियंत्रण यहाँ हो जाएगा। और न्यायपालिका में न्यायाधीश सर्वोच्च पद पर होगा, ये सम्राट से स्वतंत्र होगा और ये डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम आप देखने को आपको मिलेंगे। फिर देखिए 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। मैंने बताया था कि सक्रिय और निष्क्रिय जो बात करेंगे कि सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के जो यहाँ लोग हैं इनएक्टिव, ये दो प्रकार के जो है वोटर्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक माना जाएगा, मतलब वोट मत देने का अधिकार होगा, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। मतलब यहाँ भी देखिए संसाधन को डिपेंड बनाया गया। शेष पुरुषों महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों को वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। मतलब अभी भी भेदभाव यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो योग्यता चाहिए, योग्यता में आर्थिक योग्यता की यहाँ पर बात की जाएगी। यहाँ मैंने आपको फिगर आपको दिखाया था, इस प्रकार राजनीतिक प्रतीकों के मायने आपको बताया था कि यहाँ प्रतीक से क्या यहाँ पर आप समझेंगे। तो प्रतीक जो है आज़ादी का प्रतीक जो है, इस प्रतीक के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था कि इस प्रतीक का क्या अर्थ है। अब हम बात करेंगे, अब जो है पार्ट 2 जो है मैं आज से हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में जो भी नए बच्चे थे उनके लिए मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया। पार्ट 2 में जो पुराने भी है उनका एक ओवरव्यू हो गया, उनका ये रिकॉल हो गया, उसके इसलिए मैंने किया। अब पार्ट 2 में देखिए यहाँ से शुरुआत होगी आज की क्लासेस की। तो इसका जो मुख्य यहाँ जो टॉपिक हो देखिए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इसकी हम बात अब करने वाले हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। कारण है कि अभी भी पूर्णतया समानता स्थापित नहीं। आप देख रहे हैं कि अभी भी योग्यता जो है, योग्यता के आधार पर, आर्थिक योग्यता के आधार पर, कर देने की योग्यता के आधार पर अभी भी सक्रिय नागरिक मतलब मत देने का अधिकार तय किया गया है। यद्यपि लुईस 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। मतलब ये बगल के पड़ोसी राष्ट्र से भी गुप्त वार्ता कर रहा था कि किस प्रकार क्रांति को दबाया जाए। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर एक जगह क्रांति होगी तो अन्य जो शासक हो रहे हैं जहाँ पर वो भी निरंकुश शासक है, उनको डर हो, उनके मन में भय व्याप्त हो जाए कहीं हमारे यहाँ भी क्रांति की शुरुआत न हो जाए। इसलिए 1789 गड़ियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने परसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। पहले ही यहाँ पर जो है प्रोएक्टिव होकर 1792 में यहाँ पर नेशनल असेंबली ने परसा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव पर हामी भर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। मतलब ये एक माइंड बूस्टर के रूप में इनको देखेंगे। यहाँ ये इसका प्रतीक ये माना गया कि आप कुलीन और कुलीनों के विरुद्ध जनता का जंग, इन्होंने इसका नारा इसको मेन वाक्य बना दिया कि जिसके तहत लोग जो है एक होकर सभी लोग क्या है युद्ध कर सके। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट डिलाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। मार्सिले एक संगीत है
यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। और फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। एक कारण ये भी देखिए कि आपको 1791 का जो संविधान प्रस्ताव पारित हुआ, जो 1792 में लागू हुआ, उसमें भी सिर्फ अमीरों को ही अधिकार प्राप्त है, इनके पास अभी राजनीतिक अधिकार न के बराबर है। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब का सबसे सफल था जैकोबिन क्लब, इसकी बात हम आगे करेंगे, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जैकोबिन जो क्लब है, जैकोबिन क्लब क्या बात करती है, वो क्रांति के निर्देश क्या हुआ, समाज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे हम राजनीतिक समूह में चर्चा या क्लब के द्वारा हुआ था कि हम क्या मांग करेंगे, हमारी डिमांड क्या होगी, किस प्रकार का समाज होगा, इसकी चर्चा ये यहाँ पर करेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। देखेंगे यहाँ समाज के निम्न वर्गों का निम्न वर्ग की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा आप देखेंगे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, रोबेस्पियर की बात करेंगे। जैकोबिन के बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलू पहने करने, मतलब इनका अलग, इनकी एक वेशभूषा अलग हो गई ताकि ये अपने आप को समाज से अलग दिखा सके। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज, मतलब घुटना जिसको बोलते थे, ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका है। ये देखिए पतलून जो है, इस जैकोबिन क्लब जो है मेंबर जो है इसको पहने हुए हैं। कन्वेंट कार्ड जानिए, धार्मिक जीवन को समर्थित समूह की इमारत है। यहाँ कन्वेंट बुलाता, आज भी कन्वेंट स्कूल देखते हैं, हो न हो उस सब से ही प्रभावित है। 100 कुलाते बिना ब्रीचेज वाले दंपति, देखिए बिना ब्रीचेज वाले दंपति यहाँ जैकोबिन जो सदस्य हैं, रोबेस्पियर की जो भी सदस्य जैकोबिन के, वो क्या पहनते थे, यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रीचेज को हटा के यहाँ पर एक प्रकार का पतलून पहनते थे। और पतलून जो है इसलिए पहनते थे कि पतलून जो उनको आपको लंबी पतलून जो है, दाढ़ी लंबी पतलून उनको उस समाज से अलग करती थी और ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। मैंने इसकी चर्चा आपको कर दी है। अब यहाँ क्रियाकलाप आप देखेंगे बाद में। यहाँ पर नानीन वार्ले लिबर्टी स्वतंत्रता के लिए एक पिक्चर दे दी गई है। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, हर 2 साल में लगने वाली सैलून नामक नुमाइश में अपने चित्रों की प्रदर्शनी कर सके। तस्वीर स्वतंत्रता की नारी रूपक, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता का प्रतीक में नारी का फिगर दिखाया गया है, इसके ऊपर ये टोपी दिया गया है जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहाँ देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, उन वस्तुओं की सूची बनाए क्या क्या है। तो यहाँ लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छरों के बचेदार गट्ठर, अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिड समानता का प्रतीक है जिसे अक्सर त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इन चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता के प्रति मूर्ति, महिला की मूर्ति के बारे में क्या विचार है। आपको मैंने पहले दिखाया था कि प्रतीकात्मक रूप से जो क्रांति के प्रतीक थे उसको मैंने ऊपर फिगर में आपको दिखाया था कि टोपी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, टूटे हुए कड़ी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल को भी स्वतंत्रता का प्रतीक रूप में दिखाया जाता था। वहाँ पर एक जो परी को दिखाया गया था किताब के साथ, उनको भी दिखाया गया था कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहाँ इस तरह यहाँ पर भी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इस महिला को दिखाया गया है। इसने जैकोबिन को 100 कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ पुरुष भी पहनते थे। तो यहाँ स्वतंत्रता के लिए इन्होंने एक अलग संगठन बनाया और संगठन को विस्तार देने के लिए नए वेशभूषा, नए शब्द इत्यादि की रचना यहाँ पे की जा रही है। सन 1792 की गणियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव जो है वो कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि जैकोबिन क्लब की क्या उपलब्धि है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि पहले 25 साल से आपने देखा कि 25 प्लस से जो अधिक है उम्र के, उनको वोट देने का अधिकार था सिर्फ पुरुषों का, लेकिन उनके पास 3 दिन की मजदूरी वो दे पाए। 3 दिन की मजदूरी मतलब 3 दिन की मजदूरी को टैक्स के रूप में जमा कर सकते हैं, ये एक शर्त रखी गई थी। दूसरा, शिक्षित भी होनी चाहिए इनको और ये संपत्तिशील होना चाहिए। लेकिन बाद में देखेंगे इसमें क्या हुआ, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी को, चाहे संपत्ति हो या नहीं हो, कर दे या न दे, मतदान का अधिकार दे दिया गया। ये इनकी उपलब्धि है।
नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया, तो डेट याद रखिएगा 21 सितंबर 1792 को आपको याद रखना है। जैसे कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र से आप ऑलरेडी अवगत होंगे। गणतंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार, प्रतिनिधि, जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि के माध्यम से जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं संसद में, वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, मतलब ये चुना गया प्रतिनिधात्मक शासन की बात की जा रही है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, देखिए कि आपको कैसे गणतंत्र बने। आप भारत का भी यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, अन्य देशों का भी यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। लुई सलोहो को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतयात का भी वही हुस्रो, मतलब राजा रानी दोनों को देशद्रोह के आरोप में उनको फांसी दे दी गई, मौत की सजा सुनाई दी गई है। यहाँ देशद्रोह का अर्थ है अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना, देशद्रोह का यहाँ अर्थ बताया गया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे आतंक का राज। अब हम बात करेंगे जो वही उन सदस्यों को, जैकोबिन क्लब के सदस्यों को, जो आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी के बाद इन्होंने एक अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई, इसको आतंक राज के नाम से ये विख्यात है। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी वर्ग, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यहाँ देखिए रोबेस्पियर भी है, अब ये खुद आतंक का पर्याय बन जाता है। अब ये जो है कुलीन और पादरी वर्ग या जो राजनीतिक दल इनके कार्यशैली से सहमत नहीं या सहमति रखते हैं, उनके सदस्य चाहे अपने ही पार्टी क्यों नहीं, उन सभी पर क्या किया, एक गिरफ्तार करके क्रांतिकारी न्यायालय पर मुकदमा चलाया गया, उनको मौत दे दी गई। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर जलाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन जो है, यहाँ देखिए, गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसका आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो ये देखिए कि अब रोबेस्पियर जो है, जो आज़ादी के बाद इन्होंने आतंक का राज कायम कर दिया। आतंक का राज के तहत इनसे विचार में जो भी इनसे विचार के विरोधी हैं, उनके साथ ये गिलोटिन पर चढ़ाकर उनको उनकी हत्या कर दे रहे हैं। रोबेस्पियर सरकार ने तो कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की रास्टिंग कर दी। गोश्त मतलब मीट की यहाँ बात की जा रही है। किसानों को अपने अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मौन स्यूरर मतलब महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों महिलाओं को सियोते नागरिक एवं सियोती, यहाँ पर सितोइन मतलब नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। मतलब कुछ टर्म है, टर्मोलॉजी ये चेंज किया गया रोबेस्पियर द्वारा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। तो इस प्रकार रोबेस्पियर जो है ये आतंक के रूप में ये जो है अपनी मनमानी के तौर पर इन प्रतीकों का, इन कार्यों को एक सूची बनाता है, उसको समाज में लागू करता है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब जैसे टिट फॉर टैट, इन्होंने बहुत सी निर्दोष लोगों को, जो इनके विचार से अवगत, जो विचार इनके विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, विचारधारा से जो नहीं मानते थे, विचार के इनके विरोधी थे, उनको इन्होंने गिलोटिन पर चढ़ाया था। वैसे लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया था। तो अंततः इनके साथ भी होता है, इनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ रोबेस्पियर की एक, यहाँ देखिए स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है, 2 परस्पर विचारधारा। यहाँ देखिए परस्पर विरोधी विचारधारा स्वतंत्रता के रूप में क्या क्या कहा गया है। तो क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डिसमॉलिंसन ने सन 1993 में लिखा। इसके कुछ दिनों के बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। मतलब स्वतंत्रता के बारे में जिन्होंने लिखा उसको फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। इससे बड़ी मुक्तता हो सकती है क्या? किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो लॉ मोनिटेर यहाँ यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र कि घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना होगा। घरेलू मतलब जो देश के अंतर्गत है यहाँ पर आवश्यक, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक, यहाँ देखिए, आतंक का सहारा ले सकती है, कह आतंक को सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब अपनी बात को स्पष्ट करना चाह रहा है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अन्याय है।
अनमया नाम है, जिसका प्रयोग पितृभूमि के अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापकों का अधिकार है। मतलब ये देखिए कि रोबेस्टर महोदय जो है अपनी कार्यशैली को, अपने क्रियाकलापों को वाजिब ठहराने के लिए इन टर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिर इन्होंने ये सूचना नहीं दी थी कि अगर समानता लाने के लिए, गणतंत्र कायम करने के लिए हिंसा जो है वाजिब है। इसकी चर्चा इन्होंने लगभग कर ही दी है। ठीक है, ठीक है। फिगर देखिए, क्रांतिकारी सरकार ने अपने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उसमें से इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिक मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। मतलब ये आप देखेंगे कि एक भोकाल नहीं, जिसको बोलते हैं कि क्रांति के प्रतीक के रूप में इसको यहाँ पर राजशाही के प्रतीक को बार बार ढाह देना, तो इस प्रकार के आयोजन करके ये जनता को प्रभावित करने का काम यहाँ पर रोबेस्पियर द्वारा किया जा रहा है। अब डायरेक्टरी शासन की बात करेंगे। डायरेक्टरी शासित फ्रांस अब कैसे है? आपने अभी याद आतंकी राज की हमने बात कर ली थी, आतंकी राज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डायरेक्टरी का शासन होता है, उस शासन में फ्रांस की स्थिति क्या होती है, इसकी बात हम करने वाले हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब इसमें जो है फिर से संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि आप देखेंगे जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर थे वो क्या है, संपत्तिहीन तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे। और उन्हीं पर प्रभाव जमा के जैकोबिन क्लब के लोगों ने, खासकर रोबेस्पियर ने शासन में हिंसा को वाजिब ठहरा दिया था। तो यहाँ पर जब डायरेक्टरी का शासन आएगा तो फिर से क्या करेंगे, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर देंगे। इनकी अलग कार्यशैली होगी। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले जो है एक व्यक्ति के अंतर्गत जो शासन प्रणाली को खत्म करके यहाँ पर कार्यपालिका में, यहाँ देखिए, द्विसदनीय जो है विधान परिषद का प्रावधान किया गया। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब देखिए कि फ्रांस जो है, फ्रांस में एक ऐसा नासूर का उदय हो चुका है कि शासक वर्ग के सम्राट के पतन के बाद यहाँ देखेंगे रोबेस्पियर का आतंक का राज होता है। फिर डायरेक्टरी शासन में भी जब पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाती है तो उसका लाभ उठाता है सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस प्रकार फ्रांस में शासन प्रणाली को स्थापित करता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी भी जो बच्चे नए हैं जो कमेंट कर रहे हैं या जिनको कुछ पूछना है या कमेंट के माध्यम से जिन्होंने पूछा उसके सवालों का जवाब, उनके सवालों का जवाब मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि मैं समझा के इसको बताता हूँ। और बहुत सारे ऐसे टर्मोलॉजी है जिनसे आप अवगत नहीं होंगे, तो उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। मतलब फ्रांस के आंदोलन का प्रभाव बहुत वैश्विक पड़ा था। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है, इस आदर्श को लगभग सभी देशों ने अपनाया था। और इस प्रकार आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में इनका योगदान जो है, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है वैश्विक संदर्भ में यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होती हुई दिखेंगी। अब देखें क्या महिलाओं के लिए फिर क्रांति हुई थी। महिलाओं के बारे में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया कि अभी भी फ्रांस की जो महिलाएं हैं उनको मताधिकार जो है नहीं दिया गया था। सिर्फ रोबेस्पियर के काल में इनको मताधिकार दिया गया है। लेकिन बाद में देखेंगे अभी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। निष्क्रिय सदस्य के रूप में आती हैं। घर का जो है घरेलू कार्यों को करना, कामकाजी महिला के रूप में इनका अभी भी योगदान नहीं है। और इनका जो है समाज में कोई ज़्यादा यहाँ पर समाज में इनका एक्टिव रोल आप नहीं देखेंगे। लेकिन क्या फिर भी वो पूरी तरह से डिएक्टिव नहीं है, इनका भी कुछ योगदान है। क्योंकि देखेंगे कि जब क्रांति होती है तो क्रांति में ये पुरुषों के साथ मिलकर क्रांति को मजबूत करने का कार्य करती हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें हैं। औरत है एक नेतृत्व करने वाली महिला जो है घोड़े पर सवार है और यहाँ जो है ड्रम भाले नगाड़े के साथ यहाँ जो है क्रांति के पीछे महिलाओं का एक जुट है, समूह है जो कहाँ जा रही है, पेरिस की औरतें फ्रांस वर्साई की तरफ। वर्साई वही क्रांति शासक का जो महल है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यह चित्र 5 अक्टूबर 1779 घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। यहाँ देखिए उस दिन महिला पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। मतलब राजा को लेके आई थी, बंधक बना के आई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व यहाँ दिया गया है। अब देखिए महिलाएं जो है क्या योगदान है महिलाओं का इस क्रांति में, इनको अब पढ़ेंगे। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी।
उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेज की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। मतलब वहाँ पर देखेंगे मेड का काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेज के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। तो इस प्रकार के जो परंपरागत कार्य हैं महिलाएं इनको संभाल रही है। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने, उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में है। मतलब खुद महिलाएं जो हैं वो अब ईमान के चलती थी कि उनको अधिकार तभी मिल पाएंगे जब उसके लिए वो खुद प्रयास करेंगी। तो यहाँ देखेंगे इनके द्वारा 60 क्लब जो है बनाए गए थे। उनमें से सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ देखेंगे इस क्लब को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर यहाँ क्लब था। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा रिवोल्यूशन की बात की जा रही है, क्रांति की बात की जा रही है। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की और अपने समानता के रूप में अपने आप को स्थापित करने, अपने को जगह देने की बात इनके द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकारों ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को शैक्षिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं और मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो देखिए क्रांति के बाद इनको ये फायदा आप देख रहे हैं इनको प्राप्त हो गई थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था। खासकर रोबेस्पियर ने कई जानी में महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। इसके बारे में आपने पढ़ा था। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। सोचिए 1789 में क्रांतियां हो रही है और इनको यहाँ मताधिकार प्राप्त होने में 1946 तक का वक्त लगता है जब मताधिकार इनको प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर मताधिकार के लिए इनको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अब एक महिला है जिनको गिलोटिन पर चढ़ाया गया था क्योंकि इन्होंने क्रांति में तो साथ दिया था। क्रांति के बाद इन्होंने अधिकारों की मांग की तो यहाँ इनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ ले। क्रांतिकारी महिला ओलंपस दे गूज 1748 से 1793 इनका जीवन काल है। ओलंपस दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया कि कुछ महिलाओं को मानव मात्र के मूल अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1791 में ओलंपस द गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके बाद तुरंत उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मतलब यहाँ पर अधिकारों की बात की गई। उस समय शायद ये पहली महिला रही होंगी, इसलिए इनको फांसी पर लटका दिया गया था। अब यहाँ पर इनका जो घोषणा पत्र है गूज का, इनके बारे में आप जानिए। औरत जन्मजात स्वतंत्र है, मतलब जन्म से ही स्वतंत्र है, अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। इन्होंने कहा था जो पुरुष और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून समान इच्छा के व्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों को का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से
बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। इन सब की उस वक्त देखिए, उस समय में इन्होंने इतनी प्रगतिशील बात की थी। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और निलंबन की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें, कानून के पालन की बात इन्होंने की थी। तो ओलंपिक द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था, दोनों में तुलना कीजिए। पुरुष जो है, इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, पुरुषों द्वारा किया गया था, उसमें क्या बात की गई थी, दोनों को तुलना करने के यहाँ बताया गया, आप उसको करेंगे। ठीक है, अब एक फिगर यहाँ देखिए, यहाँ पर बेकरी की दुकान पर कतार में महिला, एक फिगर दिखाया जाता है किस प्रकार घरेलू काम में बेकरी के लिए यहाँ पर जाती थी। अब आगे बात करेंगे, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। दास प्रथा का उन्मूलन, अब दास प्रथा का उन्मूलन कब किया जाता है इसकी बात करेंगे कि समाज में जो दास प्रथा है, दास प्रथा के जो दास प्रथा को अंत करने का अंत कैसे होता है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं लोगों के द्वारा, इसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब जैकोबिन शासन की एक उपलब्धि ये भी है कि दास प्रथा का अंत किया गया। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गार्डनलेप और सैंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया था। अब आपको पता होगा कि पुर्तगाल में लिस्बन में दास जो है व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, उसकी चर्चा मैंने की थी एनसीईआरटी के अन्य क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएंगी। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा करने के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें लंबी समुद्री यात्रा के लिए यहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार नहीं समृद्ध बंदरगाह बन गए थे। सोचिए दासों की स्थिति कितनी भयावह है उस समय, भयावह। आप देख सकते हैं कि उनको जबरदस्ती जहाज में ठूंस के वहां ले जाता था और वहां पर वो बागान मालिकों से उसको बेच देते थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं किए जाए, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध की वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, क्योंकि वहां भी उत्पादन में दासों को लगाया जाता था, इसलिए उन्होंने व्यापारियों ने विरोध किया और यहाँ पर अंततः वो पास नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि के लिए लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, क्योंकि नेपोलियन को जरूरत थी उत्पादन में दासों को लगाने की। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निगरो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। एक लंबा समय है दास प्रथा, उसके बाद अंततः उसको 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया फ्रांस से। अब निगरो देखिए, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, अब सहारा देख रहे हैं कहाँ पर है, यह प्रांजल शब्द है जिसका अप्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उनको निगरो जनजाति जो है उनके निगरो नाम से जाना गया था, तो दास के रूप में इनको ये क्या था। यहाँ देखिए दास व्यापार का एक यहाँ पर है किस प्रकार इनको ले जाया जा रहा है, फिगर आप देख रहे हैं। यहाँ दास मुक्ति के लिए देखिए सन 1794 के क्षेत्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार, नीचे लेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी और अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सब बनाने की चेष्टा करी। इस प्रकार का फिगर है, प्रतीकात्मक फिगर इसमें दिखाया गया है, दासों को मुक्त करने का ये फिगर दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप देखिए कि दास प्रथा के बारे में अब यहाँ पर बात की जा रही है। दासों का अंत कब हो रहा था, 1848 ईस्वी में दासों का यहाँ पर अंत दिखाया गया। अब हम बात करेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति होने के बाद रोजाना की जिंदगी कैसी है, क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। जरूरी भी है, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होगा या कानून बनाया जाएगा तो उसका जो है उसका अनुपालन जो है जनता को करना होगा, और जनता जब तक अनुपालित नहीं करेगी कानून जो है व्यर्थ है। तो यहाँ देखेंगे कानून रूल लॉ लगाने के साथ ही उसका जो है अनुपालन जो है जनता के द्वारा किया गया। तो अनुपालन करने के बाद क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। बास्टील के विध्वंस के बाद सन 1789 गढ़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। जो पत्रकारिता को जो सेंसर किया जाता था उसको उसकी समाप्ति कर दी गई। प्राचीन राज्य के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया, प्राकृतिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई।
जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। तो एकमात्र पत्रकारिता का जो विकास होता है उसके कार्मिक क्रांति जो है गांव तक पहुंच पाती है। उन्हें फ्रांस में घट रही घटनाओं में प्रयत्नों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी भी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस, यहाँ बात की जा रही है, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने, उससे जुड़ने के लिए लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था। तो इसलिए जो किताब पढ़ सकते थे उनके लिए तो किताब जरूरी है, लेकिन जो नहीं समझ पाते थे उनके लिए नाटक का मंचन किया जाता था। उनको नाटक के द्वारा या किसी भी प्रकार के संगीत के द्वारा, जुलूस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। इस चित्र में आप देखिए इसी को दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक फिगर देखिए, यहाँ भी देखिए एक भीड़ में यहाँ पर मरा जनता को सम्बोधित करते हुए लुई लियोबाल्डी बाइली द्वारा रचित, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोगों को समझाने के, जो अशिक्षित जनता है उनको समझाने के लिए यहाँ भाषण का प्रयोग किया जा रहा है सामूहिक रूप से। अब थोड़ा इस फ्रांस की क्रांति का सारांश हम पढ़ते हैं, इसके बाद इस वीडियो का समापन हो जाएगा। तो सारांश में का अर्थ है कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या आपने समझा, उसका क्या फायदा होता है उसकी बात की जाएगी। 1804 में नेपोलियन, अभी आप देखिए 1804 मतलब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? डायरेक्टरी शासन ने उसको मौका प्रदान कर दिया, क्योंकि जो द्विसदनीय विधान परिषद जो है पेंच फंसाए थे किसी बात में, इसका जो फायदा उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और खुद को एक सैनिक के तौर पर यहाँ पर सैनिक से फ्रांस के रूप में वो स्थापित हो गया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाया, उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का गुरु मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पत्ती पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। ये भी पूछा जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत, अगर पूछा जाए कि नेपोलियन का योगदान क्या है तो आप इसको जरूर लिखिएगा। शुरू से बहुत सारे लोगों को नेपोलियन ज्यादा लगता था। उसने जनता को स्वतंत्र दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मारने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों से में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसकी क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय के बाद सामने आया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट जो है शुरुआत में तो वो बहुत ही एक नेपोलियन कोड के तहत बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रशासन चलाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि उसको वो जो है खुद उसकी नीतियाँ जो है लोगों को लगने लगती है कि ये हमारे लिए खतरनाक है। तो अंततः 1815 में उसको विश्व विजेता बनने का जो उसका ख्वाब था, या अन्य राष्ट्रों पर वो आतंक हमला करके उस क्षेत्रों को जीता जाता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1815 में जब वाटरलू का युद्ध होता है तो वो हार जाता है। और उसके बाद देखेंगे इसका प्रभाव जो है अन्य देशों में क्रांति को फैलाने के लिए नेपोलियन के कारण अन्य देशों में क्रांति फैल जाती है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। अब देखिए कि पूछा जाएगा आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या है, तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, ये दोनों का विचार जो है फ्रांस की क्रांति से उपज हुई थी, फ्रांस की क्रांति की उपज थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण यहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की व्यवस्था की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। मतलब इसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर भी पड़ा। भारतीय औपनिवेशिक आंदोलन में भी इन क्रांति के उद्देश्यों को इनके द्वारा जो नीति बनाई गई उसका प्रभाव इन लोगों पर पड़ा या विचारकों पर देखने को मिल रहा है, और उन्होंने उसको फॉलो भी किया। ठीक है, तो इसलिए कि राजा राममोहन जो है उस समय यूरोप में फैल रहे विचारों से प्रभावित होने वाले एक थे। फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद जुलाई क्रांति, उनकी कल्पना की नई धार दी। फ्रांस में 1830 की हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण उन्होंने लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाली युद्ध को दिखाया जाए। कहने का अर्थ है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव राजा राममोहन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस पर राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसमें भी इस क्रांति का असर देखा गया था। तो दोस्तों आज जो चैप्टर है फ्रांस की क्रांति को हमने विधिवत यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है आपके द्वारा। लेकिन जब हम स्पेसिफिक टॉपिक बात करेंगे तो यहाँ पर नेपोलियन के बारे में और भी ज़्यादा हमें पढ़ना है। नेपोलियन के साथ ही साथ उसकी नीतियों के बारे में, नेपोलियन कोड के बारे में हमें पढ़नी है। तो जब हम स्पेसिफिक टॉपिक में आएंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी के तहत यहाँ पर जो बताया गया उसको हमने कवर कर लिया सक्सेसफुली, और पार्ट 2 के रूप में ये आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें पढ़ने के बाद अभी आपको कोई दिक्कत इसके बाद भी है तो आप जरूर हम कमेंट कर पूछिएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत है और भारत और समकालीन विश्व का चैप्टर 1 हमने आज समाप्त कर दिया है। इससे पहले के जो क्लासेज है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की जो वीडियोज हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो जिन स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों ने जो अभी तक उसको वॉच नहीं किया है, वो चैनगढ़ के प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी के सेक्शन में जाकर उस वीडियो को सक्सेसफुली आप देख सकते हैं। इतना नहीं, अब उसमें भी कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए 24/7 आपके लिए उपलब्ध है। आप कमेंट
करके पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। एक काम आप और कीजिएगा याद से कि अभी भी जिन्होंने चैनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए, हमारा लोगो देखिएगा, हमारे लोगो में चैन तक चैन है, इसका ध्येय वाक्य है, उसको ध्यान से देख के उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के उसको पर्सनलाइज कर दीजिएगा, ताकि कोई भी छोटी सूचना या अन्य भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लॉन्च होने वाले हैं या लॉन्च हो रहे हैं, उनकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। कोई भी हमको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी तो हम इसके माध्यम से दे पाएंगे, आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जान पाएंगे। कभी कभी आप समय अभाव में क्लास स्किप कर देते हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से देख भी पाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपने भिन्न मित्रों के साथ, उन जिज्ञासु स्टूडेंट के साथ जिनकी पहुंच अभी तक चैनगढ़ की इस आईएएस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है, उन तक अपना लिंक जरूर भेजिएगा। बहुत सारे सोशल साइट्स का प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए उस लिंक को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये काम आप कर सकते हैं, आप अभी ही कीजिए, जितनी जल्दी कीजिए उतना ही हमारे लिए और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो पाएगी और लाभ भी होगा और हम भी खुश होंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा जो उद्देश्य है चयन तक चयन नहीं, उसमें हम पूरी तरह से समर्पित हैं, हम अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। बस आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आप क्लास देखते रहिए। जब तक कोविड का समय तब तक घर पर रख के ऑनलाइन माध्यम से इस चैनगढ़ आईएएस को फॉलो करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का इसका लिंक जरूर भेजिए, ताकि वो भी जो है, जो बच्चे जिज्ञासु हैं और डिजिटल फॉर्म में जो एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहते हैं, बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको चाहिए, उनको चैनगढ़ टीम से जुड़ने को जरूर कहिएगा, लिंक जरूर भेजिएगा। और इसी के साथ यह क्लास में आज मैं क्लास का समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।